वालेकुम अस्सलाम। तमाम मेरे बच्चों को अस्सलाम वालेकुम और कैंपस डॉट बी के ऑफिशियल पे आप लोगों को खुशामदीद। अच्छा जी बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। चैप्टर नंबर 9 को शुरू किया। चैप्टर नंबर 9 आधा पहले कर लिया था और बाकी आधा कल करके चैप्टर नंबर 10 को शुरू किया था। चैप्टर नंबर 10 में मैं कुछ बेसिक्स आप लोगों की बनवा रहा था, कुछ फाउंडेशंस बिल्ड कर रहा था कि वो कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़े थे, मगर आम तौर पे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इंसान भूल जाता है, बच्चे भूल जाते हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का फ़ायदा उठाता है एग्जामिनर, जो बच्चे भूल जाते हैं। सो हम लोगों ने बात की थी लास्ट टाइम कि नियर पॉइंट क्या है, फार पॉइंट क्या है। हमने 4-5 ओरिएंटेशन 6 ओरिएंटेशंस की थी ऑब्जेक्ट और इमेज की। ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो तो इमेज कहाँ बन सकता है, कहाँ पॉसिबली बन सकता है। प्लस इसी तरह हम लोगों ने बात की थी रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है। आज इससे आगे अपनी डिस्कशन को लेके बढ़ेंगे। हैदर वालेकुम अस्सलाम। आज इसी से आगे अपनी डिस्कशन को लेके चलेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट द फोकल लेंथ। वही लेंस का जो एक पुराना सवाल था उसी से आगे लेके चलता हूं अपनी बात को। अब्दुल्ला वालेकुम अस्सलाम। So we were talking about chapter number 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आपको याद होगा बच्चों, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास 4 लेंसेज हैं और चारों के चारों कन्वेक्स लेंसेज एक दूसरे के आमने सामने पड़े हुए हैं लाइक दिस 1 2 3 4, और मैंने पूछा था इनकी रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होगी। आप सब लोगों ने मुझे बताया था कि सर क्योंकि आमने सामने पड़े हुए इसकी फोकल लेंथ भी एफ है, इसकी भी एफ है, इसकी भी एफ है और फिर इसकी भी एफ है, तो चारों की मिला के f/4 होगी रिजल्टेंट फोकल लेंथ। अब मैं कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ पूछने लगा हूं। ये सवाल याद होगा ना आपको इसका आप लोगों ने लास्ट में जाने से पहले सवाल पूछा था, आप लोगों ने f/4 बताया था। अब मैं अपने सवाल को थोड़ा सा जरा मुख्तलिफ करने लगा हूं। सवाल कुछ ऐसे है, जरा देखिएगा। 3 lenses of focal length f, 2f and 3f respectively placed after one another, उनकी नई फोकल लेंथ क्या होगी। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? जी भी बच्चों, द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। आपके पास अब 3 मुख्तलिफ लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ गिवन है आपके सामने। एक की एफ है, एक की 2f है, एक की 3f है और तीनों एक दूसरे के सामने पड़े हुए हैं। अब इनकी रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होगी? इसके ऑप्शंस मैं नहीं दे रहा, इसको सॉल्व करने का तरीका समझा देता हूं कि ऐसा कोई भी सवाल है तो आपने क्या करना है। वैसे ही सवाल है कि अब यहां पे एक लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ f है, उसके आगे जो पड़ा हुआ है उसकी 2f है, उसके आगे जो पड़ा हुआ है उसकी 3f है। इनकी रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या होगी एक दूसरे के सामने पड़े हुए। सो बच्चों ऐसी सिचुएशन में याद रखिएगा ये लेंसेज का सीरीज कॉम्बिनेशन है। लेंसेज सीरीज कॉम्बिनेशन में पड़े हुए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, series combination of convex lenses parallel to the series combination of capacitor। ये बिल्कुल series combination of capacitor की तरह ही है। series combination of capacitor सेम तकरीबन सेम है। सो भाई यहां पे देखिएगा व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। सेम वही काम 1/f is equals to 1/f1 plus 1/f2 up to 1/fn। तो सॉल्व करके बताइएगा फटाफट से, शाबाश। अब्दुल मोमिन, मैं आपका पॉइंट नहीं समझा, आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कहां पे क्या कहना चाह रहे हैं। सिंपल आपने यहां पे करना ये है, ये हो जाएगा एक 1/f प्लस 1/2f प्लस 1/3f। वी विल बी हैविंग द एलसीएम 6f, ऊपर 6 प्लस व्हाट यू विल गेट, आपके पास ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस
2, तो यू विल गेट 11/6f या 6/11f। आपके पास ये जवाब आ जाएगा। 6/3 का मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा। ठीक है जी बच्चों, सबको पॉइंट क्लियर हुआ। और याद रखिएगा लेंजेस का सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, लेंजेस का नो पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेंजेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं होता। गॉट माय पॉइंट। तो आप 11/6f को बाद में सीधा भी करना है, ये उल्टा लिखा हुआ है 1/f है ना, इसको बाद में सीधा भी करना। ठीक है जी, सुने भाई, मैं अपनी बात को एक कदम मजीद आगे बढ़ाने लगा हूं। यहां तक कोई सवाल है तो पूछिए। नहीं जी, आगे लेके चल रहा हूं, उम्मीद है कि यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। नया कॉन्सेप्ट, टोटली या न्यू कॉन्सेप्ट? अगला कॉन्सेप्ट है जी, कॉन्सेप्ट सवाल से जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 5 सेंटीमीटर if it is immersed in the solution of refractive index to its new focal length will be option A 5 centimeter, option B 2.5 centimeter, option D 10 centimeter, ऑप्शन सी था ये भाईजान, और ऑप्शन डी कर लीजिए नन। ले जी सवाल को जरा देखिए सारे बच्चे। सर पैरेलल मैंने बता दिया, इसका वहां पैरेलल नहीं होता सीरीज में। लेंसेज का पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है लेंस ऐसे पड़े हुए, एक लेंस यूं पड़ा हुआ है और दूसरा उसके पैरेलल यूं पड़ा हुआ है, तीसरा उसके पैरेलल यूं पड़ा हुआ है, तो सबकी फोकल लेंथ इंडिविजुअल रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है अब्दुल मोमिन, आप फ्रेश होने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम का इशू है। मतलब मेरी क्लासेस और मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट टेक द क्लास इन मॉर्निंग मेरी जान। हाँ भाई ज़रा बताओ भाई यहाँ पे क्या होगा। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा पुत्र कुछ ऐसे है कि एक लेंस था आपके पास, शरीफ लेंस बेचारा, जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर थी। आपने इसे कैसे सोल्यूशन में डिप कर दिया, एक ऐसे सोल्यूशन में इमर्स कर दिया जिस सोल्यूशन का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। अब इसकी नई फोकल लेंथ क्या होगी? व्हाट विल बी इट्स न्यू फोकल लेंथ? क्या ख्याल है जी? ऐसे सवाल को करने का एक सोल्यूशन, एक तरीका, एक शॉर्टकट मेरे पास है, वो जरा लिख ले। जब भी इसमें कीवर्ड मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, जब भी इमर्स का डेप्थ का वर्ड आए और उस सोल्यूशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो और आपको उसकी पुरानी फोकल लेंथ गिवन हो, यू विल बी यूजिंग द फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूं, आपके इस फॉर्मूले का इंतखाब करेंगे, फॉर्मूला आप यूज करेंगे। लिख लीजिए f डैश इज इक्वल्स टू n डैश n माइनस 1 ओवर n डैश माइनस n इंटू f। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में b आई थिंक y b, इधर देखिएगा, इस फॉर्मूले में f इज द ओरिजिनल फोकल लेंथ, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और n डैश जो है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्यूशन। लें जी लगाएं जरा फॉर्मूला। यहां पे गौर तलब बात यह है
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्यूशन तो आपको गिवन है 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्यूशन इज n डैश, n डैश की वैल्यू आपके पास है, f की वैल्यू 5 आपके पास है, n की जगह क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है। लेंस जो है आमतौर पे दे आर मेड अप ऑफ ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। सुन लें जी, आपके पास n की वैल्यू जो है 1.5 है, इसकी वैल्यू 2 है। जरा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके जवाब दें। शाबाश फायजा, गुड। n डैश इज 2 into 1.5 minus 1 ओवर सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूं, और 2 minus 1.5 into 5, what you will get, 2 into 1.5 minus 1 is 0.5 over 2 minus 1.5 is 0.5, so ऊपर क्या आ गया, 1 over 0.5 into 5 you will get 10। ठीक है जी, शाबाश। एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया शॉर्ट क्वेश्चन, आपको शॉर्टकट आपको दे दिया मैंने, इसको जरा लिख लीजिएगा। इसी तरह बाजों का नोट में लिखवा देता हूं, बाजों का ये लिखा आ जाता है, मटेरियल इज इमर्स्ड इन सेम सोल्यूशन, in solution of same refractive index, n बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का है सॉल्यूशन का भी वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ऐसी सिचुएशन में लिख लें, अगर तो ऐसा केस कहीं पे हो तो लेंस की जो नई फोकल लेंथ होगी वो इंफिनिटी हो जाएगी। अगर उसी सॉल्यूशन में, उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सॉल्यूशन में मर्ज कर दिया जाए जिसका लेंस बना हुआ है, तो उस लेंस की फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जाएगी। इसको जरा कहीं पर लिख लीजिए। आपको अपने साथ एक कदम और आगे लेके चल रहा हूं। लेजिंग, अगला जो टॉपिक है दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और जो पीछे टॉपिक मैंने मिस किए हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्निफिकेशन के, परेशान ना हो, आगे आएंगे, आगे बता दूंगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जरा गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वक्त हमारे पास यहां पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं, ऐसा पहले तो माइक्रोस्कोप का पता होना चाहिए माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि बहुत छोटे छोटी चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल हो। व्हाई इट इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 लेंसेज। एक लेंस जो है आंख के करीब पड़ा होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आई पीस, और एक लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट के पास पड़ा होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव। अब इसमें जो समझने की बात ये है वो याद रखिएगा, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज ऑलवेज लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमेशा बड़ा होता है, आई पीस हमेशा उल्टा बोल गया, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ऑल फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव वर्जन। ये वाला बड़ा, ये आंख के पास पड़ा हुआ, तो दिस इज आई पीस, आंख के पास पड़ा हुआ। हम इसमें से आंख रख के देखते हैं, इट शुड ऑलवेज बी बिगर, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर।
ओके मैं अहमद बताता हूँ दोबारा, बैटरी का भी इशू आ गया, एक मिनट। बैटरी वो सर ओके सर। अहमद में, हाँ यस फरवा शाबाश, वेरी गुड फरवा शाबाश। फरवा ने तो बिल्कुल वो बात ही खत्म कर दी, फरवा ने तो फॉर्मूला ही बता दी। चलिए मैं आपको अहमद आपकी बात को क्लियर करता हूँ। पहले लेट मी कंप्लीट द डायग्राम। डायग्राम मेरी मुझे जिंदगी में सबसे मुश्किल काम लगता है भाईजान। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ये जो मैंने 2 पॉइंट्स ड्रॉ किए, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, दीज आर द 2 फोकल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसमें ये एक इस साइड की फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव के, तो एफ ओ कह दिया। एक इस साइड की फोकल लेंथ है, से ओ एफ ओ कह दिया। सिमिलरली ये आई पीस की 2 डिफरेंट साइड्स की फोकल लेंथ है, एफ ई और ये यहां पे एफ ई। साथ ही इसमें जो इमेज की जो रे डायग्राम है, अच्छा अब्दुल्ला अच्छा सवाल है आपका। देखें नॉर्मली मैं अब्दुल्ला की बात का यहां पे आंसर कर दूं, हर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 नहीं होगा। अगर आपको उसने ना बताया हो तो फिर ये अंडरस्टूड है कि लेंस ग्लास का बना होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का होता है। अगर वो कह दे कि लेंस किसी प्लास्टिक का बना हुआ है, एक्रेलिक एक मटेरियल है उसका बना हुआ है, किसी और किस्म के प्लास्टिक का बना हुआ है, तो फिर साथ उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देगा, ठीक है। अगर नहीं देगा तो फिर अंडरस्टूड है 1.5 ही लेनी है। अच्छा जी, अब इसमें मैं बताने ही लगा था, थोड़ी सी देर गौर से सुनिएंगे। अहमद आपके क्वेश्चन को थोड़ी सी देर जरा पेंडिंग पे डाल रहा हूं, आपके सवाल का जवाब मैं भी थोड़ी देर तक दूंगा। तो ओके, अगर आपको अहमद क्लियर हो गया देन दैट्स ग्रेट। ले जी, मैं बताने ही लगा था कि सपोज कर लीजिए आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, 2 लेंसेज हैं, 2 लेंसेज इस्तेमाल हो रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ऑब्जेक्ट इसके करीब पड़ा हुआ है, लेट्स से ऑब्जेक्ट इस साइड पे पड़ा हुआ है, क्योंकि ये लेंस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देख रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस क्योंकि ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देख रहा है, लिहाजा दिस लेंस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस। और यहां पे क्योंकि हमने आंख यहां पे रख के हम देख रहे हैं, तो दिस लेंस इज कॉल्ड एज आई पीस। याद रखिएगा इसमें इसकी जो वर्किंग कंडीशन है, जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, वो ये है कि हमेशा फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज ऑलवेज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये वाला लेंस हमेशा बड़ा होता है। आगे एंड पे बताऊंगा इसके बड़े होने की रीजन क्या है, आगे एंड पे इसकी कहानी समेटूंगा। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने सारी कहानी पढ़ ली हुई है। नाउ यू नो द बेसिक्स। ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, जो असल ऑब्जेक्ट है जिसको बड़ा करके देखना चाह रहे हैं, वो फोकल लेंथ के बाहर पड़ा हुआ है। सो व्हाट डू यू थिंक, कैसा इमेज बनेगा? ऑब्वियसली फोकल लेंथ के बाहर पड़ा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो रियल होगा। मैंने बताया था अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से बाहर पड़ा हो तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, और वो जो इमेज बनेगा वो यहां पे कहीं पे करके बनेगा लाइक दिस। तो हम ये इसके रे डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। यहां से एक लाइट की रे निकलेगी, यहां से एक लाइट की रे निकलेगी, इधर तक आई, और एक लाइट की रे जो निकली वो यहां पे आके मिली। सो पहली इमेज जो बन रही है, वो ऑब्जेक्ट की जो पहली इमेज बन रही है वो कुछ इस किस्म की बन रही है। दिस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। और मजे की बात यह है कि ये जो इमेज बन रही है वो विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस बन रही है। अब ये पहली इमेज है, लेट्स से अगर इसकी हाइट किताब में जो लिखी हुई है वो h है, तो पहली इमेज की हाइट h1 है। अब जो पहली इमेज है, दिस इज द इमेज, दिस, अब जो आई पीस है वो तो इसको देख रहा है,
सो आईपीएस के लिए पहली इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी। आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट विद इन फोकल लेंथ पड़ा हुआ है, तो लिहाजा इस केस में इसका जो इमेज बनेगा वो किस तरह का बनेगा। इमेज बनाने के लिए मुझे सिंपल रे डायग्राम, लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहां पे कहीं पे करके इमेज बनेगा। एंड नाउ यू कैन सी इफ इट इज क्लियर। उसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूं, आगे लाइन से आ रही है तो मैंने उसको पीछे ही मिला दिया समझाने के लिए। कैन यू सी दिस लाइन? ओके, यस यू कैन सी दिस लाइन। सो भाईजान ये जो इमेज आपके सामने बन रहा है, दिस इमेज इज द फाइनल इमेज ऑफ हैविंग हाइट h2। अच्छा, अब जरा सारी कहानी दोबारा सुन लीजिए। हुआ क्या यहाँ पे, जो पहला इमेज है, जो पहला ऑब्जेक्ट है, जो फर्स्ट जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है जो देखना चाह रहे हैं, दैट इज प्लेस्ड बियॉन्ड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। लिहाजा इसका इमेज बन रहा है रियल इमेज और इन्वर्टेड बन रहा है। अभी जो इन्वर्टेड इमेज है जो असल ऑब्जेक्ट का बन रहा है वो विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। तो भाईजान इसका जो फर्दर इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा और मैग्नीफाइड होगा। वर्चुअल और मैग्नीफाइड की प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी। एक मिनट हरिएगा। कर्मगान के क्वेश्चन है जो मुझे यहां पे विजिबल नहीं हो रहा। अलमगान कहते हैं सर ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो डिमिनिश्ड या लार्ज। ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा दैट विल बी डिमिनिश्ड, छोटा बनेगा, उससे असल साइज से छोटा बनेगा। लें जी, इसके बाद आगे चलता हूं। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। सो जो इसकी अब मैं आपको बताने लगा था कि भाई इसकी जो आईपीस की फोकल लेंथ है वो ज्यादा क्यों रखी जाती है, इस सवाल का जवाब मैं भी आप लोगों को देता हूं। जो इसकी मैग्निफिकेशन होती है, द मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, द नेट मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज MO, ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन इनटू ME, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि जो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है उसे आप एज इट इज लिख दें। आईपीस क्योंकि एक वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो वर्चुअल इमेज की जो मैग्निफिकेशन होती है इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, वर्चुअल इमेज की मैग्निफिकेशन को यूं भी लिखा जा सकता है 1+D/F, राइट। ये डी क्या है? ये डी इज द नियर पॉइंट। इस डी को नियर पॉइंट कहते हैं, यानी जो इसका इमेज बन रहा है वो हमें नजर आ रहा है, क्लियर नजर आ रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो उसका इमेज है वो नियर पॉइंट पे बन रहा है। सो ये जो फॉर्मूला इट कैन बी रिटन एज 1+D/FE। एक तरीका तो ये भी है इस फॉर्मूले को लिखने का जो मैंने आपके सामने लिखा, राइट बच्चों। तो अगर आपको मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव गिवन हो और मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस गिवन हो और आपसे कहा जाए कि टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस बताएं, क्या होगी? मैं एक सवाल एग्जांपल के तौर पे करवाता हूं। मिसाल ले लीजिए, वो कहता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 5x 50x एंड मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस इज 10x। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होगी? इसका जरा जवाब दीजिए। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपकी किताब में लिखे हुए हैं। नहीं जी बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। चलो भाई शाबाश, मैं कर देता हूं। भाईजान ये जो x लिखा हुआ है ना, मेरे बच्चे काम के टाइम पे सो जाते हैं पता नहीं कहां पे। ये जो x लिखा हुआ है, x का मतलब है इतने गुना। ये x वो मैथमेटिक्स वाला x नहीं लिखा हुआ। टोटल मैग्निफिकेशन मैंने कहा था मल्टीप्लाई हो जाएंगी 50x मल्टीप्लाई बाय 10x, सो इट विल बिकम 500x।
अब इसके साथ x स्क्वायर नहीं लगता, यही सवाल में गलती करते हैं। 500x का मतलब है 500 टाइम्स। शाबाश, शुक्र है जी। तो भाई एक कदम आगे लेके चल रहा हूं आपको और इससे। अच्छा जी, इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इसके बाद क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि अभी एक सवाल करवाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं टू द एबिलिटी ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू गिव द माइनर डिटेल्स। इसकी एग्जांपल देता हूं कि अब अगर बहुत दूर खड़े हो और एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो दूर से लगता है कि शायद वो ऑब्जेक्ट एक ही है, जुड़ा हुआ है। जब उसके पास जाते हैं तो पता चलता है कि उस ऑब्जेक्ट में फासला है। मिसाल के तौर पे इफ यू कैन सी माय दीज टू फिंगर्स, तो आपको शायद ये लग रहा होगा कि दोनों फिंगर जुड़ी हुई है, बट देयर इज एन एक्चुअल डिफरेंस, द डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत माइनर सा फासला था जो कि ये कैमरा जज नहीं कर पा रहा। सो इस कैमरे की रेजोल्यूशन इतनी नहीं है कि वो इतनी छोटी डिटेल को भी डिस्क्लोज कर सके, इतनी छोटी डिटेल को भी देख सके। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी, वो कैपेबिलिटी कि वो माइनर डिटेल्स को, कितनी छोटी छोटी, कितनी बारीक बारीक डिटेल्स को भी उजागर कर सके। इसके एग्जांपल देता हूं कि अगर आप एक आम मोबाइल के कैमरे से किसी की पिक्चर लें तो इतनी डिटेल्स, इतनी छोटी छोटी बारीकियां वाजिया नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल कैमरा से किसी की पिक्चर लें तो आप उसके फिंगरप्रिंट्स यानी उसके मुंह के ऊपर मौजूद बाल भी देख सकते हैं, वो भी गिन सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल कैमरा की रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत माइनर डिटेल को भी कैप्चर कर सकता है। तो रेजोल्यूशन इज द एबिलिटी ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट टू कैप्चर द माइनर डिटेल्स दैट इज इक्वल्स टू द 1 ओवर अल्फा मिनिमा, ये बताता हूं क्या है, विच इज इक्वल्स टू डी ओवर 1.22 लैम्डा। पहले मैं इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर लूं कि रेजोल्यूशन जो है दैट इज इक्वल्स टू डी ओवर 1.22 लैम्डा। इसमें डी क्या चीज है और 1.22 लैम्डा क्या चीज है? डी बोले तो अपर्चर, अपर्चर ऑफ लेंस, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ वेव जो एल्यूमिनेट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। 2 पॉइंट्स यहां पे हैं। जितना बड़ा डायामीटर होगा, जितना बड़ा अपर्चर होगा लेंस का, जितना बड़ा डायामीटर होगा उतनी बेटर रेजोल्यूशन आएगी। यही वजह है कि जो हमारे आमतौर पर प्रोफेशनल कैमराज हैं उनका डायामीटर, उनका लेंस इतना बड़ा बड़ा होता है, जबकि आपके मोबाइल के कैमरे का लेंस बहुत छोटा होता है, मेरे नाखून से भी बारीक, मेरे नाखून से भी छोटा होता है शायद। जबकि प्रोफेशनल कैमराज का लेंस का डायामीटर, अपर्चर बहुत बड़ा होता है। और लैम्डा इज द वेवलेंथ के उस किस लाइट में, किस रोशनी के अंदर चीज को देखने की कोशिश की जा रही है। जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी बेहतर रेजोल्यूशन आएगी, उतनी बारीक चीजें भी देखी जा सकती हैं। अच्छा, ये तो पहला रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन उसमें ये था कि आर एस इक्वल्स टू 1 ओवर अल्फा मिनिमा। ये अल्फा मिनिमा क्या है? अल्फा मिनिमा है वो बारीक सा फासला जिसे देखा जाए। मिसाल के तौर पे ये 2 लाइंस हैं जिनके दरमियान फासला है। इन 2 लाइंस को देखना चाह रहे हैं, 2 लाइंस के दरमियान एंगल बन रहा है अल्फा, ये अल्फा। अगर तो ये लेंस इतने छोटे एंगल को भी देख सकता है, इसका मतलब है उसकी रेजोल्यूशन उतनी ज्यादा है। रेजोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा मिनिमा। जितना बारीक एंगल, जितनी 2 लाइनों के दरमियान बारीक से बारीक फासले को लेंस देख सकते हैं, अल्फा मिनिमा जितना कम से कम होता जाए और लेंस उसे देख सके, इसका मतलब है उसकी रेजोल्यूशन उतनी बेहतर है। वर ओल्ड कैमरा डिटेल, उनका लेंस साइज सेम। बस समझा नहीं, ओल्ड कैमरास का लेंस साइज सेम। आई कुडंट गेट योर पॉइंट। अगर उनका लेंस साइज सेम है तो उनकी रेजोल्यूशन भी सेम होगी। सिंपल पॉइंट। आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझा अब्दुल मोमिन। सवाल तो दोबारा कीजिएगा, तब तक मैं आगे अपना सवाल लिखता हूं।
अपर्चर सिंपल डायमीटर ऑफ लेंस है यार, ये डायमीटर, जितना बड़ा लेंस होगा उसकी रेजोल्यूशन उतनी ज्यादा होगी, वो उतनी माइनर डिटेल्स को इजीली देख सकते हैं। मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आपके मोबाइल के कैमरे की बात की जाए तो वो छोटा है, उसका डायमीटर कम है, बड़ी छोटा सा है ना, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल अगर ये देखो, हियर यू कैन सी दिस वन, ये डायमीटर कितना कम है, छोटा सा लेंस है, छोटा सा लेंस है। इसके बाद अगर मैं आपको कैमरे का लेंस दिखाऊं तो इतना बड़ा, मेरे मोबाइल का इतना है, इसका इतना बड़ा, डायमीटर का डिफरेंस है, जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतनी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। अल्फा मिनिमा क्या चीज है? अल्फा मिनिमा बेटी ये देखो, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे पास एक कैमरा है, वो ये दो लाइंस करीब करीब पड़ी हुई है, इन दो लाइंस के दरमियान तो फर्क कर रहा है, इन दो लाइंस को वाज़ेह अलग अलग दिखा रहा है, और ये कैमरा मेरे पास ऐसा है कि जो इन दो लाइंस के दरमियान फर्क नहीं कर पा रहा, उसे लग रहा है कि शायद ये दो नहीं बल्कि एक ही लाइन है। इसका मतलब ये है कि ये वाला लेंस जो सिर्फ बड़ी, जो ज्यादा फर्क, जो ज्यादा फासले वाली लाइंस को क्लियर करके दिखा पा रहा है, उसकी रेजोल्यूशन कम है, बिकॉज रेजोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा मिनिमा। ये अल्फा मिनिमा इस केस में ज्यादा है और इसे ही देख पा रहा है, इसका मतलब है उस लेंस की रेजोल्यूशन कम है। अगर कोई लेंस ऐसा होता जो कि इसको भी वाज़ेह तौर पे क्लियर करके अलग अलग दिखा पाता, इसका मतलब है इसका अल्फा मिनिमा, बीच में बनने वाला एंगल कम है, तो इसकी रेजोल्यूशन ज्यादा होती। यानी अल्फा मिनिमा यूं कहा जा सकता है, अल्फा मिनिमा इज द मिनिमम, इसकी डेफिनेशन भी यही है, मिनिमम डिस्टेंस स्लैश एंगल टू बी रिजॉल्व्ड। अगर मिनिमम डिस्टेंस जिसे रिजॉल्व करना चाह रहे हैं वो देख पा रहा है, देख सकता है आपका लेंस, इसका मतलब उसकी रेजोल्यूशन बेटर है। ठीक है भाई, यार नॉर्मल, वहां देखो ना कितना मतलब मासूमाना क्वेश्चन है। नॉर्मल ग्लास स्लैब है, इट इज नॉट लेंस। लेंस होगा जिसकी एजेस में विड्थ और सेंटर में विड्थ जरा डिफरेंस हो, वो लेंस होता है। इसकी इफेक्ट, इसकी फोकल लेंथ चेंज होती है। ठीक है, ये फर्क है वहां। पर आपको पॉइंट क्लियर हुआ तो बताएं, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। सवाल है जी एक फरवा, आई एम वेटिंग, देखें अब आप जल्दी से बता दें। वैसी नहीं है भाई, मैंने चेंज कर दिया अरमान। चेक इट आउट वंस अगेन, रात को मैंने उसी टाइम चेंज कर दी थी, पुरानी डिलीट करके। सवाल है फरवा का, क्वेश्चन क्या, क्लियर। इन ऑर्डर टू रिड्यूस डायफ्रैक्शन इफेक्ट and increase resolution, क्या किया जाए? ऑप्शन ए लार्जर ऑब्जेक्टिव, शॉर्टर वेवलेंथ, सी शॉर्टर ऑब्जेक्टिव, डी बोथ। हाँ जी भाई, जरा जवाब दीजिएगा। जी जी,
मकान प्रोस्पेक्टस के हवाले से कांटेक्ट कर लें। मैं लास्ट कल यूईटी गया था यहाँ से फारिग होकर, सो यही हालात वाकयात का पता करने के लिए प्रोस्पेक्टस यूईटी से अलबत्ता मिल तो रहे हैं, लेकिन यूईटी में रश इस कदर है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप लाहौर में अगर आप आ सकते हैं तो आप यूईटी आए। यह है कि अगर आप सुबह आए तो आपको शाम तक आज 4-5 बजे तक मिल ही जाएगा। जी साथ साथ से याद आया, हमारे यहाँ सईद होता था। वो सईद कहाँ गया भाई? पर हमारे यहाँ असदुल्ला होता था। असदुल्ला भी गायब हो गया। असदुल्ला कहाँ है? जिंदा कहाँ है? शाहबाज जी, अब्दुल मोमिन बोथ ए एंड बी, और उसने साथ में भी डी ऑप्शन ही लगाया। ठीक है जी, शाबाश, गुड। ले जी, एक सवाल और करवाता हूँ इसी तरह का, फिर आपको आगे लेके चलूंगा। इससे इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है। सवाल बड़ा मजे का है। सवाल कुछ इस तरह के, द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 60। इट्स magnification of first real image is 10। ऑप्शन उसके बाद आगे, द क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज। ऑप्शन ए, ऑप्शन है जी हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है नन। लेकिन जी इस सवाल का जवाब दें, फिर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आगे मूव ऑन करेंगे। जी मकान बैंक्स में मोस्टली प्रोस्पेक्टस अब खत्म हो गए हैं। जी बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। बच्चा पार्टी किधर गए? तो इसका फटाफट से जवाब दे दो। बस दो कॉन्सेप्ट और करवाने हैं चैप्टर के, इस चैप्टर से रिलेटेड।
चलो चलें, जब तक आप रेस्ट कर रहे हैं मैं इसके जवाब को लिखने की कोशिश करता हूं, सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। आई विल बी यूजिंग द फॉर्मूला। इस सवाल में जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा दैट इज टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टू द मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। फॉर्मूला फर्दर शाबाश वहाब, फॉर्मूला फर्दर ही डिफाइन करता हूं। मैग्निफिकेशन ऑफ एंगुलर मैग्निफिकेशन बोले तो टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप है 60 और मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट रेल इमेज बोले तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज 10 इंटू 1 प्लस डी ओवर एफ ई। यार ये देखो बच्चों, ये हो जाएगा कट गया इससे। 6 इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी इज 25 ओवर एफ ई। ये इस तरफ ले जाएं, उसको इस तरफ ले आए, सिंपल बल के इसको इस तरफ ले, इसको इस तरफ ले आए। 1 प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा। 5 इज इक्वल्स टू 25 ओवर एफ ई। सिंपल एफ ई इज इक्वल टू 25 ओवर 5 कट के 5 सेंटीमीटर आ गया। वहाब नाइस ट्राई। अली बी, शाबाश अली। ठीक है जी बच्चों, सवाल नेक्स्ट टॉपिक इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। याद रखिएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में फर्क क्या है, मैं ऊपर लिख देता हूं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज द इनवर्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक, हाँ जी खत्म हो गया चैप्टर आज वाला। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक इनवर्स प्रोसेस है, कंप्लीटली उल्टा प्रोसेस है। सो भाईजान जरा गौर कीजिएगा यहां पे, इसमें होना क्या है, सारी चीजें ऑपोजिट हो जाएंगी, इसकी सारी चीजें ऑपोजिट है। सारी चीजें ऑपोजिट कैसे हैं ये देखिएगा। इसमें जो ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है बड़ा है, उसका ऑब्जेक्टिव छोटा था, इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा है। उसका आईपीस बड़ा था, इसका आईपीस छोटा है। समथिंग लाइक दिस। इसमें जो ऑब्जेक्ट पड़ा होता है वो इंफिनिटी पे पड़ा होता है। इंफिनिटी से लाइट की रेज आ रही है, आपको पता था, बताया था मैंने कि जब इंफिनिटी से लाइट की रेज, बिल्कुल बिल्कुल, जब इंफिनिटी से लाइट की रेज आती हैं वो सारी की सारी कहां पे मर्ज होती हैं, वो इसके प्रिंसिपल फोकस पे मर्ज होंगी। मान लीजिए कि इसका प्रिंसिपल फोकस यहां पे, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। सारी की सारी लाइट की रेज यहां पे इकट्ठी होंगी, यहां पे मर्ज होंगी लाइक दिस, इस तरह से। थोड़ी सी जरा डायग्राम खराब होगी,
जस्ट अ मिनट। और यहां पे एक इमेज बनेगा लाइक दिस। अब मजे की बात यह है कि रेज पड़िंग थे इंफिनिटी पे, इमेज बन रहा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पे, और उससे ज्यादा मजे की बात यह है कि फॉर एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ओवरलैप्स विद द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, यानी कि जो पॉइंट ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ का है वही पॉइंट आई पीस की फोकल लेंथ का है। तो मजे की बात यह है कि जो इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट का वो रियल है और फोकस ऑफ आई पीस पे बन रहा है। सो भाईजान आपने पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ पे प्रिंसिपल फोकस पे पड़ा हो तो उसका जो फर्दर इमेज है वो कहां पे बनता है, वो इन्फिनिटी पे बनता है। सो इसका याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी इन्फिनिटी पे पड़ा होता है, इसका जो इमेज बनता है फाइनल वो भी इन्फिनिटी पे बनता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एक आइडियल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसकी रेंज इन्फिनिटी है, यानी वो इन्फिनिटी तक देख सकती है। प्लस इसमें से एक और चीज सीखने की है, वो ये है कि इसमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दैट इज ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। प्लस एक और पॉइंट जो सीखने का वो ये है कि जो टोटल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होगी ये वाली लेंथ दैट इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। सो इसे यूं भी लिखा जाता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और इसकी जो टोटल मैग्निफिकेशन है, नेट मैग्निफिकेशन, इट कैन बी रिटन एज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इन तमाम चीजों को जरा लिख लीजिएगा, इन्हीं से सवाल बना करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। इसे एक कदम आगे लेके चलता हूं आपको। एक सवाल इस चैप्टर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्योंकि टॉपिक है तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हवाले से सवाल बन जाया करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है refractive index of oil is 3. The speed of light in that oil, option A 3 into 10 raised to power 8 meters per second, option B 3 into 10 raised to power 8 kilometers per second, option C 1 into 10 raised to power 8 kilometers per second, option D is 1 into 10 raised to power 5 kilometers per second। लें जी बच्चों, इसका जवाब क्या होगा? इस सवाल को करने का क्या तरीका है? इस सवाल को करने का तरीका तो रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। हमने ये पढ़ा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी लाइट किसी डेंसर मीडियम में जाती है या कोई भी वेव किसी डेंसर मीडियम में जाती है तो स्लो डाउन हो जाती है। सो डेंसर मीडियम में लाइट की बात करें तो लाइट की वेलोसिटी भी स्लो डाउन हो जाएगी। अब लाइट कितनी स्लो डाउन होगी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इस रेशियो का नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सो भाईजान एयर में होती है 3 into 10 raised to power 8 और उस खास मीडियम में फाइंड करनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, नीचे x कर लो। सो x इज इक्वल टू 3 into 10 raised to power 8 ओवर 3 कट गया, या जगह 1 into 10 raised to power 8 मीटर्स पर सेकेंड। ऑप्शंस में ये कोई नहीं है तो ऑप्शंस में किलोमीटर्स में है तो इसके 10 जीरोस खत्म कर दो, 3 जीरोस खत्म कर दो, 10 raised to power 5 किलोमीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा। डी ऑप्शन बनती है। आप अरबा खान, मैंने पहले भी पूछा था, दोबारा पूछा, आप किस सिटी से हैं? अगर आप सरगोदा से हैं तो फिर इशू होगा, फिर आप नहीं ले सकते। यूईटी से मिल सकता है, यूईटी से मिल रहा है
तो आप बाद में जब आप यूटी टेस्ट देने आएंगे तब ले लेना यार। लें जी, एक आखिरी टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर भी खत्म हो गया। द टॉपिक इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये सारे का सारा मैं नहीं करवाऊंगा, इसमें से सिर्फ एक चीज टेक्निकल है वो करवाऊंगा। जो थ्योरेटिकल चीजें वो आपने खुद पढ़नी है, थ्योरेटिकल चीजें सारी की सारी पॉसिबल नहीं है। सर मैंने टीसीएस के जरिए एडमिशन करवाया है यूटी टेक्सला में। ठीक है, अब आप जब टीसीएस के जरिए करवाया तो उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल करना पड़ा? क्या सीन है मुझे बताना जरा, मुझे आइडिया नहीं है इसका। थ्योरेटिकल टॉपिक है, बड़ा मशहूर सवाल, ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल क्या है? ऑप्टिकल फाइबर के दो प्रिंसिपल्स हैं जिनमें से एक डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी। वो दो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? एक इज वन इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और द अदर वन इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन। सो भाईजान टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। आपकी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पहले समझ लें, होता क्या है इसमें, आपके पास एक डेंसर मीडियम है और एक रेयर मीडियम है। ये डेंसर मीडियम पे एक नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। होता ये है कि जब लाइट की रेट डेंसर, ये दिस वन इज डेंसर, ये वाला डेंसर है और ऊपर एयर है, एयर बोले तो रेयर मीडियम। जब लाइट की रेट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अवे बेंड होती है, नॉर्मल से दूर बेंड होती है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस की निस्बत। अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता रहूं, ये अवे होती रहेगी, एक खास पॉइंट आएगा कि उस खास पॉइंट पे ये टकरा के सीधी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। उस पॉइंट पे उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। सो क्रिटिकल एंगल क्या है, इस क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कर लें। एक मिनट से सिर्फ 2 मिनट गैप लीजिएगा, यहां पे मैं 5 से 7 से 8 मिनट का गैप ले लें। सिर्फ एक छोटा सा काम है। वी विल बी बैक हेयर फ्रॉम वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सिर्फ 2 मिनट जरा सलीक के साथ बैठिएगा, इधर उधर मत होइएगा, सलीक के साथ बैठिएगा। यहां से मैं भी आके अपनी चीजों को लेके चलूंगा। सिर्फ वेट फॉर 7 to 6 मिनट्स, ओके। अच्छा बच्चों, जरा कुछ बच्चों ने सवाल पूछा था, आई एम बैक, लाइट का इशू था, इसीलिए थोड़ी देर के लिए मैं गायब हुआ था, लाइट चली गई थी। क्वेश्चन ये था, बल्कि मैं आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताने लगा था। बच्चों जरा सामने आ जाए, वापस आ जाए। शायद फरवा ने या किसी और बच्चे ने पूछा था कि सर ये दोबारा बता दें। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हमें रिफ्रैक्शन को समझना पड़ेगा। जब डेंसर मीडियम से लाइट रेयर मीडियम में जाती है तो थोड़ा सा बेंड होता है। सब जानते हैं कि रिफ्रैक्शन में लाइट पाथ से हट जाती है। सो मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है, ये बाहर वाला रेयर मीडियम है। ये सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब यहां से लाइट जा रही है, जैसे इस बाउंड्री पे लगेगी, रेयर और डेंसर की बाउंड्री पे लगेगी, रेयर में जाने के लिए थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। यानी ये जो मैंने रेड से ड्रॉ की, इसका असल पाथ था, मगर ये बेंड होगी।
तो ये कहां बेंड हुई? अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड हुई है, नॉर्मल के अवे बेंड हुई है। सो भाईजान याद रखिएगा जब भी लाइट की रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, इट इज ऑलवेज शिफ्टेड टुवर्ड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड होगी। अगर मैं इसका ये वाला एंगल थोड़ा सा और बढ़ा दूं, ये वाला एंगल बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दूं, तो ये और अवे बेंड हो जाएगी, इतना अवे बेंड हो जाएगी कि ये इस बाउंड्री के ऊपर आ जाएगी, ना तो रेयर में जाएगी ना वापस डेंसर में आएगी, इस बाउंड्री के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देगी। तो अगर आप अब देखें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? ये वन, यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या? इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस हुज रिफ्रैक्शन एंगल इज 90 डिग्री। सिंपल। हाँ, अब अगर मैं एंगल मजीद क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ाऊंगा ना तो लाइट की रे टकरा के वापस आ जाएगी। इस फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए तो भाईजान क्या चीज होती है? फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। सो दो बातें याद रखनी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब कब होती है। दो कंडीशंस याद रखनी है, एक तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो तब, दूसरी कंडीशन कि लाइट की रेट डेंसर टू मीडियम जा रही हो, डेंसर टू रेयर जा रही हो, सिर्फ तब ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। अच्छा, डेंसर टू रेयर और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है जी, यहां तक ये बात क्लियर हो गई। एक मिनट बच्चे, मैं फरवा बेटी में आपकी बात सुनता हूं, सिर्फ एक मिनट हरिएगा, मुझे अपनी बात खत्म कर लेने थे यहां पे। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर इज अ पाइप जिसके सेंटर में कोर मौजूद होता है लाइक दिस, और बाहर क्लैडिंग मौजूद होती है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होता है, यानी यूं मान लीजिए कि जो कोर है ये एक डेंसर मीडियम है और क्लैडिंग जो है वो बाहर वाला वो एक रेयर मीडियम है। अब लाइट की रे आगे टकराती है, लाइट की रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लाइट टकरा के वापस आ जाती है और ये टकराना चलता रहता है। हम कहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट एक तरफ घुसी और उस ऑप्टिकल फाइबर के दूसरी तरफ से निकल आई। कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन में क्या होता है? ये तो कोर और क्लैडिंग है ना। कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन में क्या होता है? कोर और क्लैडिंग डिफाइन नहीं होते, सेंटर से ऊपर जाते जाएं तो लेयर्स बनी होती हैं, ये सेंट्रल है, और सेंटर से नीचे आते जाएं तब भी लेयर्स बनी होती हैं। किसकी लेयर्स बनी होती है? सेंटर से जब आप ऊपर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, सेंटर से नीचे आएंगे तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है। यानी इधर आए तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, उधर जाएं तो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेंट्रल लेयर का। अब यह है कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। लाइट की रे यहां से एंटर होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हुई, फिर नॉर्मल से वे बैंड हुई, फिर नॉर्मल से वे बैंड हुई, फिर नॉर्मल से वे बैंड हुई, और लास्ट पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, लाइट नीचे आना शुरू हो जाएगी और ये इस तरह से मूव करती चली जाएगी। बस आपको इतना याद होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन में जो कोर है, जो सेंट्रल है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है, और अगर आप ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो एन की वैल्यू डिक्रीज करती है दोनों तरफ। ये बात। अब एक सवाल करवा के इस टॉपिक को यहां पे खत्म करता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको एफएलपी के जाते जाते सिलेबस बता दूंगा। बस ये बात आखिरी कर दूं यहां पे। लो भाई, एक आखिरी बात सवाल की शक्ल में करवाता हूं। सवाल ये है, सर्वे स्टार्ट करने लगी। मैं बस एक आखिरी बात कर लूं, जब तक खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आप जैसा मर्जी सर्वे करवाएं। सिर्फ एक आखिरी चीज रहेगी। सवाल है कुछ इस तरह से, जरा देखिएगा।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से 4/3 और ग्लास का एंड ऑफ ग्लास इज 5/3. The critical angle for light going from glass to water. कहानी कुछ ऐसी है कि आपको यहां से देख के नजर आ रहा है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/3, वाटर का 4/3, तो ग्लास ज्यादा डेंसर है. सवाल समझा रहा हूं जरा देखिएगा कि मान लीजिए कि ये जो नीचे वाली सरफेस है ये ग्लास की है, ऊपर वाली सरफेस वाटर की है. सो ग्लास इज अ डेंसर मीडियम और वाटर जो है वो रेयर मीडियम है. अब लाइट की रेट डेंसर से रेयर में जा रही है, ये टकराई नॉर्मल पे, वो कहता है क्रिटिकल एंगल फाइंड करें. क्रिटिकल एंगल क्या होगा अब इस सिचुएशन में कि जब आपको रेयर और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए जाए, क्रिटिकल एंगल पूछ लिया जाए, तो फिर आप क्या करेंगे. फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं, इस फॉर्मूले का नाम भी आपको बता देता हूं. क्रिटिकल एंगल, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर. फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया. इस फॉर्मूले का नाम है स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ के मुताबिक सवाल आया था. अब यहां पे क्या करेंगे आप, साइन ऑफ थीटा सी, रेयर का क्रिटिकल एंगल रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, वाटर रेयर है और नीचे आ जाएगा 5/3, कैंसिल हो गया. साइन थीटा सी इज इक्वल टू 4/5. सो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. हाँ जी करूंगा, पर अभी नहीं, भी जरा बुक आपकी कंप्लीट हो जाए, 2 दिन ठहर जाए इधर, आपकी बुक कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह. 2 दिन में मैं आपका अपना 11 चैप्टर खत्म करूंगा, फिर उसके बाद एक एफएलपी पूरी बुक का भी अपलोड करूंगा. नहीं जी बच्चों, यहाँ पे लेक्चर को खत्म करते हैं. आपका चैप्टर नंबर 10 खत्म हो गया. चैप्टर नंबर 10 के हवाले से मेरी एक नसीहत याद रखिएगा, उसमें चैप्टर के अंदर से एमसीक्यूज बहुत सारे बन सकते हैं. थ्योरेटिकल चैप्टर है, लाइंस में जो आपको लगता होगा एमसीक्यूज बनता है उसे अंडरलाइन जरूर कीजिएगा. टेक्निकल पॉइंट्स मैंने आपको सारे करवा दिए. आपको जो कल एफएलपी है उसका कल के एफएलपी का सिलेबस जरा आप मार्क कर लें. चैप्टर नंबर 5+6 तक आप कर चुके हैं, 7+8 का एफएलपी कल होगा इंशाल्लाह. ठीक है जी बच्चों, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज. और पेज रिफ्रेश कर रहे हैं, आपका सर्वे आ गया.